चलिए देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिसेज। समझ गए? क्लास 12 का टॉपिक है। देखिए, एक हम लोग को मैट्रिसेज पढ़ना है और दूसरा डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, ठीक ना। यानी पहले हम लोग को मैट्रिसेज पढ़ना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। ये अलजेब्रा का टॉपिक है। देखो, मैट्रिसेज में आपको पढ़ना क्या है और मैट्रिसेज की ज़रूरत क्यों पड़ा है। भाई मैट्रिसेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे आप देखो, और मैट्रिसेज का देखो यूज होता है ना, कहाँ कहाँ होता है। देखो, ये मैथ्स में तो होता ही है, मैथ्स का तो टॉपिक पढ़ ही रहे हो, देख ही रहे हो। फिजिक्स और इंजीनियरिंग वगैरह में भी होता है। और 3D जब ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उसका अगर रोटेशन वगैरह देखना है तो उसमें भी मैट्रिसेज वगैरह की यूज होता है। जैसे सुने हो कि केपलर का नाम सुने हो क्या? केपलर कौन था? हाँ, तो वो उसको कहीं ना कहीं मोशन को यूज करने के लिए, मतलब मोशन को देखने के लिए मैट्रिसेज का यूज किया था, ठीक ना। मतलब आप इंजीनियरिंग और फिजिक्स और मैथ्स हर जगह आप इसको देख सकते हो। तो मतलब हम लोग क्लास 12 में इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, अब इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैट्रिसेज है और कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इन दोनों टर्म से पहले फैमिलियर हो जाओ। देखो, मैट्रिक्स का मतलब होगा एक सिंगुलर के लिए बात होगा, और मैट्रिसेज का मतलब वन मोर देन मैट्रिक्स इक्वल, मतलब ये प्लूरल नंबर है। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप देखो, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स वगैरह का साइंस में यूज किए हो, वो क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के लिए यूज किए हो, तो वहाँ डिटर्मिनेंट्स वगैरह का यूज होता है, तो उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। मैट्रिक्स का वैल्यू होगा। मैट्रिक्स का मतलब, कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स में करेंगे तब होगा, हर मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होगा। क्योंकि हम लोग को जो मैट्रिसेज पढ़ना है, एक रेक्टेंगुलर पढ़ना है, और एक स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाना है, और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ाना है। दो ये टाइप का होगा। अब रेक्टेंगुलर में भी कुछ मैट्रिक्स हो जाएगा और स्क्वायर में भी कुछ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट्स वाला डिफिनीशन को फुलफिल करता है। अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या है ना, कि देखो, हम क्या बोलें कि मैट्रिसेज का कोई वैल्यू नहीं होगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं होगा, रेक्टेंगुलर का नहीं होगा, क्योंकि हम उसको जब स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का तो वैल्यू होता ही है। समझ गए? तो यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स बोल सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसका वैल्यू होगा, रेक्टेंगुलर का नहीं होगा। अब हम लोग समझेंगे कि रेक्टेंगुलर क्या है और स्क्वायर क्या है, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है? यानी मैट्रिसेज का वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू होगा, वो भी डिटर्मिनेंट्स में करेंगे तब। यानी डिटर्मिनेंट का सिंपल देखो, सिंपल समझो कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होता है, ठीक। अब हमको, अगर आपको मैट्रिक्स का अगर आपको डिफिनीशन देना है तो कैसे दोगे, और मैट्रिक्स का यूज क्या है, पहले तो ये डाउट दूर करना है कि भाई मैट्रिक्स का यूज क्या है, मैट्रिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले क्यों नहीं पढ़े, अब क्यों पढ़ रहे हैं, क्लास 12 में क्यों पढ़े। समझ गए? तो अब जैसे मान लो आप, अगर हम सिंपल में बात करें, x + y = 5 है और x - y = 2 है। अब देखो, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन दिख रहा है दो वेरिएबल में, तो आप इसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस, जो भी आप क्लास 10th वगैरह में पढ़े हो, सॉल्व कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है ना कि मैट्रिक्स, देखो, मैट्रिक्स का सबसे पहले मैथ्स में अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ाना है। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दो वेरिएबल में होगा तभी हम करेंगे, दो वेरिएबल को भी सॉल्व कर सकते हैं, और 3 वेरिएबल में होगा तो भी कर सकते हैं, 4 वेरिएबल में होगा तो भी कर सकते हैं। समझ गए? यानी कहने का मतलब कि वेरिएबल बढ़ेंगे तब वहाँ पर मैट्रिक्स वगैरह का बात होगा। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं मैट्रिक्स पढ़ते हैं, और 3D ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसका रोटेशन वगैरह देखना होगा तो भी हम मैट्रिक्स वगैरह का यूज करेंगे, वो इंजीनियरिंग वगैरह में आपको बताया जाएगा। समझ गए? अब देखो, मैट्रिक्स को हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेटर से भी हम मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। भाई मैट्रिक्स में हमको क्या पढ़ना है? मैट्रिक्स में पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? मल्टीप्लिकेशन यानी प्लस पढ़ना है, माइनस पढ़ना है, मल्टीप्लाई पढ़ना है, डिवाइड नहीं पढ़ना है। दो मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं करेंगे,
समझिए, दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे ही नहीं हम किसी मैट्रिक्स को जोड़ देंगे, उसको पहले मैट्रिक्स समझेंगे ना कहीं मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे, पहले मैट्रिक्स भाई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, मैट्रिक्स है क्या, पहले तो ये जानना पड़ेगा। और दो मैट्रिक्स को हम ऐड कब करेंगे, क्यों करेंगे, समझ गए, बात समझ पा रहे हो ना। यानी पहले आपको ये समझना है कि जो मैट्रिसेज है, ये मैट्रिसेज का यूज क्या है। मैट्रिसेज का यूज है, बस अभी इतना भी समझो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए है। यानी जब दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे तब वहाँ पर अगर आपको सॉल्व करना होगा तो आप मैट्रिक्स का यूज करोगे, समझ गए। लेकिन यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में नहीं पढ़ाना है, ये पढ़ाना है डिटर्मिनेंट्स में, समझ गए, डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाना है। और ये भी आपको पता है कि अभी जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह बताएंगे, रेक्टेंगुलर बताएंगे, तो आपको पता नहीं जितने वेरिएबल होते उतने इक्वेशन होते तभी सोल्यूशन होता है। तो यानी इसको जब भी बनाओगे ना तो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, समझ गए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम मैट्रिसेस के यूज करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो मैट्रिक्स वगैरह का यूज करोगे, समझ रहे हो ना बातें। तो वो तो आप जानते ही हो, तो उस पर हम अभी बात करेंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तब। तो ये बात समझ गए। अब देखो कहने का मतलब क्या है कि मैट्रिसेज जो है वन मोर देन, मतलब यू कॉल्ड, मतलब प्लूरल के लिए हम मैट्रिसेज बोलते हैं। अगर सिंगुलर एक मैट्रिक्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, तो हम मैट्रिक्स का बात करेंगे, ठीक। ये अलजेब्रा का टॉपिक है, ये अलजेब्रा का टॉपिक इसलिए क्योंकि देखो प्लस माइनस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये सब है, ठीक। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम बेस पर क्वेश्चन मिलेगा। मतलब हम दो मैट्रिक्स को ऐड कब करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब करेंगे, डिवाइड कब वो प्लस क्यों करेंगे, माइनस कब करेंगे, समझ गए। वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर क्वेश्चन मिलेगा, उसको कुछ प्रॉपर्टी होगा, ठीक ना। अब ऐसा नहीं कि जब दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर दे रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को स्टडी करना है। और मैट्रिक्स में दो टाइप के होंगे, एक रेक्टेंगुलर है, एक स्क्वायर होगा। अब रेक्टेंगुलर में भी कुछ मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर में भी हो जाएगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिसेज लिख दे तब थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई एक नहीं पढ़ाना है, ठीक ना। और यहाँ पर भी हम मैट्रिसेज लिख दे, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा मैट्रिक्स समझते फिर वन बाई वन समझने की कोशिश करते हैं। आसान चैप्टर है, देखो इजी चैप्टर है, समझ गए। अलजेब्रा का टॉपिक से आप जानते हैं कि अलजेब्रा का टॉपिक वगैरह हार्ड नहीं होता है, हाँ, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अब जैसे देखो कहने का मतलब क्या है ना कि रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं, जैसे मान लो 1 2 3 ऐसे है, इस तरीके से। अब देखो ये रो है, ये रो है, ये रो है, ये कलम है और ये भी कलम है, ठीक ना। अब आप इसको मतलब आप इनक्लोज कर दो, इसको इनक्लोज कर दो, जो भी रो और कलम में लिखा गया उसको इनक्लोज कर दो। रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज किया गया, लिखा गया है, ठीक ना। अब इसमें कुछ रो होंगे, कुछ कलम होंगे, उसी को हम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक ना। अब कहने का मतलब है कि आप कैसे लगाना चाहते हो, आप ऐसे भी ब्रैकेट लगा सकते हो, और हम लोग देखो ऐसे लगाते थे, ऐसा नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन है। बस इस बात को ध्यान रखना कि ऐसे नहीं लगाना है, ये मॉड नहीं, ये डिटर्मिनेंट्स का कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स को यूज करने के लिए ऐसे हम लोग लगाते हैं। तो इसको छोड़कर आपको जैसे लगाना लगा सकते हो, समझिए। आप ऐसे भी लगा सकते हो भाई, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ऐसे दो बार उसको इनक्लोज कर दो, बस इनक्लोज होना चाहिए, ठीक। अब इसमें देखो मैट्रिक्स का जो मेन पहचान होता है ना, जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं उसको रो और कलम के बेस पर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ रो को हम, कुछ रो होगा कुछ कलम होगा, रो वाले को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और जो कलम होगा उसको वर्टिकल में रखते हैं, ये तो आपको पता है। तो ये रो हो गया, ये रो हो गया, तो रो कितना हो गया, 2 हो गया, और कलम देखो ये 3 हो गया, तो 2/3 हो गया। अब इसको 2/3 पढ़ेंगे, 2/3 नहीं बोला जाता ऐसे, ऐसे आप बोलना है तो बोलो 2/3 बोलो, समझिए, यानी 2/3 है। अब ये 2/3 क्या है, ये ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब क्या कि ऑर्डर अब देख रहे हो ना, अब इसमें 2 रो है 2 कलम है, अरे सॉरी 3 कलम है, समझ गए, यानी 2 रो है और 3 कलम है। तो ये पहले हमेशा रो लिखेंगे, हाँ, पहले हमेशा रो को ही लिखते हैं, मतलब मैथमेटिशियन कहीं ना कहीं इंडिकेट किए हैं कि रो को ही हम पहले लिखेंगे, समझ गए। पहले आप ज़मीन पर चलते तब ना ऊपर जाओगे,
समझ गए ना। आप जैसे 2D पढ़े हो तो एक्स एक्सिस को पहले रखते, वाई एक्सिस को बाद में रखते हैं, तो वैसे ही कुछ है यहाँ पर भी, समझ गए कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब क्या, ये तो समझ गए। अब जैसे मान लो ये लिखे हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है भाई, मैट्रिक्स है, रो कॉलम में लिखा गया है। अब यहाँ पर देखो 1 रो 2 3 हो जाएगा रो, और 3 कॉलम हो जाएगा, ऐसे 3/3 हो गया। तो यहाँ पर रो और कॉलम बोथ आर सेम, तो डेट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, बट दिस इज नॉट इक्वल, रो एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, समझ गए। तो दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि जहाँ पर रो और कॉलम बोथ आर नॉट इक्वल। इफ यू हैव एनी मैट्रिक्स रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, बोथ आर आइडेंटिकल, समझ गए, देन दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, समझ गए। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कुछ होंगे, कुछ टाइप्स होंगे, रेक्टेंगुलर में भी कुछ टाइप्स होंगे, उस पर भी हम बात करते हैं, समझ गए। तो ये तो समझ गए, ऐसे कुछ है। अब जब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पर भी आपको पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स में पढ़ना है, आता भी है मैट्रिक्स मेथड से, उसको बोलते ही हैं मैट्रिक्स मेथड। जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, 3 वेरिएबल में दे, 2 वेरिएबल में दे, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप पहले भी पढ़े कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वगैरह होता है इक्वेशन का फॉर्म, तो हम डिटर्मिनेंट में बात करेंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स जो हम लोग को पढ़ना है, बस यहाँ पर अभी हम देखें तो बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना है, बस मेन इसका बेस यही है, बोर्ड लेवल के हिसाब से अगर देखें तो। अब इंजीनियरिंग में जाओगे तो थोड़ा इसका एप्लीकेशन देखोगे, मतलब वही 3D रोटेशन वगैरह का बात करते, ग्राफिक्स वगैरह का बात कर दिए, डेटा वगैरह को हम कहीं ना कहीं इसके हेल्प से हम लोग वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स वगैरह का यूज करते हैं, ग्राफिक्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग का ग्राफिक्स वगैरह नाम सुने हो कि नहीं 3D ऑब्जेक्ट वगैरह का रोटेशन वगैरह के लिए यूज किया जाएगा, फिजिक्स में यूज किया जाएगा, मैथ्स में यूज किया जाएगा। तो काम है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं है इसका, ठीक। सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं बात होता है। जैसे देखो अब अभी तो देखो, अभी 12th लेवल का देख रहे हो, तो 12th लेवल का में क्या है क्या, आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रॉपर्टी है, केस बेस है, जो भी आपको मिलेगा, मतलब वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, सिंपल चैप्टर है कुल मिला जुला कर बात करें तो, ठीक। ये तो समझ गए थोड़ा। अब देखो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी होगा कुछ। जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब समझ रहे ना भाई, मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना हर चीज़ का। तो जैसे देखो अगर हम ये लिख दें तो सबसे पहले तो कैपिटल अक्षर से इंडिकेट करेंगे, जब भी मैट्रिक्स लिखोगे तो कैपिटल अक्षर से इंडिकेट करोगे, बोल्ड अक्षर। अब यहाँ पर हमें लिख दिए ये। अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखे हैं, अब यहाँ पर I और J बिलोंग टू रियल नंबर, समझ गया ना। अब देखो ये जब भी हम मैट्रिक्स लिखते हैं ना, तो ये जो ये एलिमेंट बोलो या तो ये फंक्शन बोलो, अब ये 0 नहीं है, मतलब हम लिख दिए हैं कुछ भी। अब यहाँ पर ये एलिमेंट होगा, फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, समझ गए। यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि रियल नंबर ही होगा, रियल फंक्शन भी हो सकता है। ये रियल फंक्शन को हम अरेंज करके लिखेंगे, वो भी एक मैट्रिक्स होगा, समझ गए कि नहीं। अब ये देखो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ पर I जो बता रहा है रो के लिए बता रहा है, और J जो बता रहा है कलम के लिए बता रहा है, और ये M बाई N है, ये ऑर्डर है। अगर M और N इक्वल होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अगर M और N नॉट इक्वल होगा तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हमको बनाना होगा, मान लो मैट्रिक्स बनाना होगा, जैसे 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक ना, 2/3 का हमको मैट्रिक्स बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे, मतलब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 2/3 का। ये तो जनरल हो ही गया है, लेकिन यहाँ पर 2/3 ऑर्डर तो दिख नहीं रहा है, हमको M को 2 रखना है, N को 3 रखना है, तो आखिर एलिमेंट क्या होंगे जो भी हम मैट्रिक्स एक बनाएंगे। तब जैसे मान लो ये हो गया, तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, I1 रख लिए, J भी 1 रख लिए, I1 और J1 समझ रहे हो ना। यहाँ पर लिखे कि I J बिलोंग टू रियल नंबर, दिस इज रियल नंबर। I मतलब क्या हो गया, I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। ये तो क्या लिखोगे, लिखोगे A11। A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, यानी ये फर्स्ट रो में भी है, फर्स्ट कलम में भी। I का भी वैल्यू 1 रख दिए, J का भी वैल्यू 1 रख दिए। अब 2 हमको रो चाहिए, 3 कलम चाहिए,
तो 1 2 हो जाएगा, रो वही रहेगा ना, रो वही, सेकेंड कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, आई का वैल्यू 1 हो गया। ये इसमें जाओगे तो आई तो चेंज होगा नहीं, जे चेंज होगा। अगर इसमें आओगे तो क्या होगा, आई चेंज होगा, जे वही रहेगा। समझ गए? तो ऐसे ही कुछ है, आपको थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह देख लेना, ये जरूरी है, ये पहले जरूरी है। तो ये क्या हो गया, 2/3 है तो ए 13 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 3 कॉलम है ना, तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम हो जाएगा। आप क्या लिखोगे 2 1 2 2 और 2 3, ये लिखे, समझ में आया? ये अब ये किस टाइप का ऑर्डर आ गया, 2/3 का आ गया। 2/3 देखो, 1 रो सेकेंड रो और 3 कॉलम्स हो गया, तो ये हो गया। तो ये लिखे, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ें अब देखो, जब आप एम और एन के इंटू अगर कर लोगे तो ये टोटल एलिमेंट बता देगा उस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है। जैसे मान लो अगर एम इसमें कितना है 2 है और एन कितना है 3 है, तो 6 एलिमेंट होंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक ना। अब हमको रेक्टेंगुलर में दो जान लेना है, स्क्वायर में थोड़ा 3 जान लेना है। रेक्टेंगुलर में 2, एक रो कॉलम, एक रो मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स, समझ गए। और स्क्वायर में आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स तो एक अपने आप में एक फैमिली है, उसके भी 3 बच्चे हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। ये तीनों स्क्वायर के ही टाइप होते हैं, लेकिन उसमें जो मेन है वो यूनिट मैट्रिक्स मेन है, जो वो बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स बोथ आर सेम मीनिंग, बोथ आर सेम मैट्रिक्स। तो बात करते हैं, ये समझ गए कि नहीं। तो देख लिया ना कि एक दो और देख लेते हैं कि हम कैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। तो ये देखो, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको मान लो ऐसे कुछ दे दिया है, अगर आप एनसीईआरटी वगैरह के कुछ उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे तो पढ़ाना तो सब वही है। जैसे देखो, ये दे दिया है, समझ गए, क्या लिखे हैं, i + j/2 लिख दिए, और हम बोल रहे हैं ना कि चलो 3/2 का एक मैट्रिक्स बताओ। अब ये दे दिए, ठीक। तो अब आपको क्या बनाना है, कितना बनाना है, 3/2 का बनाना है। मतलब 3 आपका क्या होना चाहिए, 3 रो होना चाहिए। A11 12, देखो 2 है ना, तो ये 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 और 31, कितना हो जाएगा 31 32 हो जाएगा, हो गया ना। ये लिखे, समझ में आया? यानी ये कितना हो जाएगा, 3 रो हो गया, 1 2 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये कंडीशन ऐसे कुछ दे देगा, मतलब टेक्स्ट बुक अगर उठाओगे तो ऐसे कुछ कंडीशन देकर बोल देगा कि चलो एक मैट्रिक्स बताओ। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि ये होता है, ये जेंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, ये लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है कि आई और जे जो होता है रो और कॉलम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एम और एन जो भी होगा वो पूछेगा क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर, ठीक। अब ये कंडीशन दे दिया, तो अब अगर आपको ये निकालना है तो क्या करोगे, तो A11 कैसे होगा, I और J 1 रखोगे तो 1 1 2, तो 2/2 करोगे 1 आ जाएगा, A11 आ गया। फिर इसी तरीके से 1 और 2 रखोगे, देखो 1 और 2, तो पहले ये लिख लोगे, फिर इसके हिसाब से, समझ गया ना। अगर नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप तो ये तो दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक। 1 और 2 हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो आप इसको मत देखना, हम पहले ही बोल दिए कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी होगा ना, जो भी एलिमेंट होंगे वो फंक्शन होंगे, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, रियल नंबर, रूट, सब चलेगा, रियल फंक्शन रियल नंबर सब, समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया। फिर 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और फिर 2 2 4 और 4/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा 3 और 1 3 और 1 4 4/2 2 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा 3 और 2 5/2 हो जाएगा। अब देखो, आप ये बिग ब्रैकेट लगा रहे हो तो हम पहले ही बोल दिए कि आप स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस क्लोज होने चाहिए, बस क्लोज। ये इस बात को ध्यान रखना कि ऐसे नहीं क्लोज करना है, ठीक ना, क्योंकि उससे पता चलता है डिटर्मिनेंट्स है, और हर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स के लिए भी कंडीशन जब पढ़ोगे
स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, तो आप लिखोगे कैसे, लिख भी नहीं सकते हो। तो मैट्रिक्स का एक अपना एक पहचान है, तो ऐसे छोड़कर आप जैसे बंद करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक, ये बात समझ गए। अब देखो ये तो समझ गए मिस्टर ना। अब आते हैं, देखो अब क्या करना है। अब आपको हम बताए थे कि मैट्रिक्स में जो टाइप्स होंगे, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगा, एक मतलब एक रेक्टेंगुलर है, एक अपने आप में एक फैमिली है, और एक स्क्वायर है। तो रेक्टेंगुलर में कौन कौन होगा, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, समझ गए, कौन सा होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स लिखे, अब कॉलम में नहीं ना ढेर सारा हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। ठीक, अब ये रेक्टेंगुलर का पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर होगा। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर जो होगा एम और एन इक्वल नहीं होगा, रेक्टेंगुलर उसको बोलते हैं, ठीक ना। अभी कॉलम और रो बता रहे हैं कि क्या है। और स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिसेज लिख दे रहे हैं, क्योंकि एक नहीं है ना, स्क्वायर एक नहीं है, स्क्वायर एक अपने आप में है। और ये कौन सा है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज होगा। ये स्क्वायर मैट्रिसेज में कौन कौन होगा, एक होगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखे हैं, ठीक। और एक होगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। और एक होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक ना। अब यहाँ पर एम और एन इक्वल होगा, ये तो यानी दो, ऐसे देखा जाए तो मैट्रिक्स दो ये तरीके का होता है, एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर। स्क्वायर में 3 हो गया है और रेक्टेंगुलर में हो गया है, और कुछ भी होगा लेकिन वो अभी हम बाद में बात करते हैं, मतलब यहाँ पर देख लिए, ठीक ना। अब स्क्वायर में भी होगा तो हम लोग देखेंगे सिमेट्री, एंटी सिमेट्री, समझ गए कि नहीं, तो देखेंगे, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी यहाँ देख लो, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स, नाम तो देख लिए, नाम लिख दिया ऐसे ही थोड़ा सा, तो देखो एग्जाम्पल से समझ लो, उसको आप डिफाइन कर लोगे। और यूज देखो, इसमें यूज जो होता है ना, सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो यूज होगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम है, हाँ बस समझ गए। जैसे रो मैट्रिक्स में क्या होगा ना कि देखो रो में होगा ना कि जैसे 1 2 3 लिख दिए, देखो एक ही रो हो गया, दिस इज रो मैट्रिक्स, एक ही रो होगा, समझ गए। अब इसमें रो एक हो गया, कॉलम कितना भी लिख लो, कॉलम से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे हम ये लिख दिए, तब ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ना, समझ गए। अब कहोगे कि एक ही रो एक ही कॉलम है, तो यहाँ दोनों सेम हो गया ना, तो ये नहीं रखना है, समझ गए कि नहीं। इस बात को ध्यान रखना है कि जितना आप रो रखोगे ना उतना कॉलम नहीं रखोगे, तब तो वो जब दोनों सेम रख दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना। तो कॉलम आप जितना रखना है रखो, बट रो एक ही रखोगे, तभी वो रो मैट्रिक्स होगा, समझ गए। तो ये समझिए 1/3 है ना, इसका ऑर्डर देख लो क्या है, 1/3। अगर हम इसको ऐसे लिखते तो ये क्या होगा, 1 2 3, 3/1, तो अब यहाँ कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ये बी हो गया, इसको ए मान लेते हैं। अब इसमें देखो एम और एन इक्वल नहीं है, और ये भी एम और एन इक्वल नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर, ये दोनों रेक्टेंगुलर का पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, इसको कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। तो इसका भी काम नहीं है। हाँ देखो, काम ये ऐसे दे देगा मैट्रिक्स, और कोई एक और मैट्रिक्स दे देगा, फिर बोलेगा कि चलो मल्टीप्लाई करो, तो वो मैट्रिक्स को बस ये जज करो, देख रहे हो कि ये मैट्रिक्स जो है सिर्फ कॉलम में रो है, बस इतना ही तक सीमित। इसके बाद क्या है भाई, जब आप दो मैट्रिक्स को इंटू करोगे, मान लो इंटू वाला प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा है, तो मैट्रिक्स जो भी दिया होगा तो इसी में से कोई दिया होगा मैट्रिक्स, बस उतना ही तक देखना है। तो उसको तो हमको जज करना नहीं कौन सा मैट्रिक्स है, बस उसका ऑर्डर ही देखना पड़ेगा। अब वो तो हम देखेंगे नहीं एक रो है कि 2 रो है कि क्या है, समझ गए। क्योंकि सारा जो मैट्रिक्स का बात है ना, सिर्फ ऑर्डर का बात है, सिर्फ ऑर्डर से हमको मतलब है, ठीक ना। ये चीज़ें हैं, ये बात समझ गए। तो रो और कॉलम समझ गए कि नहीं। अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या लिखे थे, अभी स्केलर लिखे थे और डायगोनल लिखे थे और आइडेंटिटी लिखे थे। देखो पहले तो ये स्क्वायर होना चाहिए, अभी बताए थे, ठीक। अब जैसे देखो ये लिख दिए, ये लिखे, समझ में आया। अब आपको यहाँ पर देखो, अगर हम ये लिखेंगे A11 12 13 21 22 23 31
32 33 ये, ठीक ना। तो अब इसको देखो, ये वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायगोनल बोलते हैं। अब ऐसे हम डायगोनल इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम डायगोनल नहीं बोलेंगे, समझ गया ना। नहीं, डायगोनल का मतलब होगा ना कि आई और जे सेम होगा। तो यहाँ पर देखो आई और जे सेम है, समझ गए, उसको हम डायगोनल रखेंगे। यहाँ कहाँ सेम है, समझ गए। तो यानी यहाँ पर जो भी स्केलर और डायगोनल और यूनिट मैट्रिक्स का बात की है ना, सब पूरा डायगोनल पर डिपेंड करता है। और ये देखो, ये डायगोनल वाले एलिमेंट है, ये वाला जो लिखे हैं A11 12 और सॉरी 22 और कौन सा है 33, ये डायगोनल एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल। और इसको छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट, तो ये सब है इसको छोड़कर, समझ गए कि नहीं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट तीनों में 0 पहले होने चाहिए। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स लिखना है, स्केलर मैट्रिक्स लिखना है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, नॉन जो डायगोनल एलिमेंट है ना, वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, समझ गए। सिर्फ डायगोनल को देखना है, और नॉन डायगोनल तो देख ही लिए सब में 0 होगा। अब इसमें देखो ये क्या लिखे हैं, ये तीनों सेम लिखे हैं, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा ना कि ये तीनों सेम होगा। अब ये तीनों को 1 मत रखना, बस इस बात को जरूर ध्यान रखना, बाकी सब कुछ भी लिख सकते हो। देखो फिर से बता रहे, अब जैसे यहाँ पर कुछ और एग्जांपल लिख देते, जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3 लिखे हैं ना, तो ये डायगोनल लिखे हैं, तो ये डायगोनल 3 है और इसका डायगोनल 2 है तीनों का। तो अगर ये तीनों सेम हुआ, ये तीनों सेम है, अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो सकता है, उसे नहीं मतलब है, बस 1 को छोड़कर बात करेंगे, समझ गए, तब ये स्केलर होगा। अगर मान लो अगर ये आप ऐसे लिख रहे हो, तीनों डायग्राम में लिखा हो सेम हो, स्केलर होगा। हाँ एक मिनट, टेंशन मत लो, दिखाई जाएगा ये अब ये सिर्फ डायगोनल होगा, समझ गया ना। अब मान लो ये तो स्केलर हो गया, ये भी स्केलर हो गया और ये डायगोनल हो गया, बट डायगोनल में भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 इसमें भी होगा, समझ गए। अगर इसको मान लो आप 1 बना दिए, ये तब ये स्केलर नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी का मतलब हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होगा कि जो डायगोनल होगा 1 होगा, तीनों में डायग्राम प्राप्त होगा। हाँ इसमें देखो ये तीनों डिफरेंट है लेकिन डायगोनल एलिमेंट, तो ये डायगोनल होगा। अगर ये तीनों सेम है, 1 नहीं है, तो ये स्केलर होगा 1 को छोड़कर। आइए कौन सा मैट्रिक्स होगा, I3 लिख दीजिए। I3 मतलब समझ रहे, I मतलब आइडेंटिटी, और 3/3 है, 3 लिख देंगे तो भी समझ जाएंगे कि ये है। यानी डिटर्मिनेंट में जाओगे तो वहाँ ऑर्डर नहीं लिखते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाए, बट लिखना होता है, समझ गए। तो I3 का मतलब है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझ गए। ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बात समझ गए कि डाउट है, बोलो समझ में आया, कुछ चीज़ें समझ गया ना। ये अब इसको देखो, ये वाला, ये जैसे देखो लिखे हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है I2 मतलब समझ रहे हो ना, सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस यही है। तो यूनिट मैट्रिक्स का ही यूज है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही यूज है, समझ गए कि नहीं, ये बातें। तो ये तो थोड़ा बहुत टाइप्स वगैरह हम आपको समझा दिए। अब आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पर, फिर बात करेंगे, समझ गए कि नहीं। अभी डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे तब ना, समझ गए, नहीं अभी नहीं, अभी आपको मैट्रिक्स पढ़ रहे हो ना, तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो मैट्रिक्स में जो है उसको पढ़ोगे ना, डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ोगे वहाँ आपको देखोगे ना। अभी डिटर्मिनेंट्स में वो चीज़ें नहीं पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ोगे वहाँ बताएंगे, यहाँ मैट्रिक्स का बात हो रहा है, ठीक। अब डिटर्मिनेंट्स वगैरह का कुछ टॉपिक्स अलग हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, अब ये तो देख लिए, अब इस पर आते हैं, एडिशन पर आते हैं और सब्ट्रैक्शन पर आते हैं और मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, ठीक ना। ये फिर आएंगे, धीरे धीरे देख लो, कोशिश करें कंप्लीट कर दें, ठीक। आसान चैप्टर है।
किसी भी बुक से लगाओगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एडिशन का मतलब क्या होगा ना कि एडिशन कब करोगे, जैसे मान लो आपको ये मैट्रिक्स दिया है, ठीक, ये दो मैट्रिक्स आपको दिया है, अभी दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर का मतलब है 2/2 है, वो भी 2/2 है, कंपेयर कर सकते हो। अभी कंपेयर वाला बात समझा देंगे कि दो मैट्रिक्स का कंपेयर कब करोगे, ए बी और बी ए पॉसिबल होगा तभी कंपेयर होगा, दोनों इक्वल होगा तभी, समझ गए। अभी छोड़ो जाने दो। देखो एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम देख लो, अगर आपको एडिशन करना है तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, इतना भी समझ रहे ना। हाँ, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, तभी दोनों को ऐड कर सकते हो। अब ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर। अब वो 3/3 है दो मैट्रिक्स, उसे नहीं मतलब है, बोली तो दी है, बस समझ आए। अब इसको ऐड करोगे तो उसका ऑर्डर नहीं चेंज होगा, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। एडिशन, जब दो मैट्रिक्स को एडिशन करोगे तो एडिशन करने के लिए पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब एडिशन करोगे तो कोई आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा ना, जब दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो उसका ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐड करोगे तब तो कहाँ से अलग हो जाएगा, है कैसे अलग हो जाएगा, सोचने वाली बात है ना, कैसे हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है। यानी ए प्लस बी, ये तो कितना हो जाएगा, देखो अब ये 11 वाले एलिमेंट है, ये भी 11 वाले एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग समझ ही रहे हो। तो 1 और 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ 12 और 12 देख लो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 2 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और 3 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी, समझ गए। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी भी पढ़ते चलो कि बी प्लस ए सेम होगा। कम्यूटेटिव लॉ आप पढ़े हो, कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, जानते हो ना कि एडिशन पर परफॉर्म करता है, तो यानी ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, सेम ही होगा। अभी हम ट्रांसपोज वगैरह पर भी कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा, वहाँ भी देखना है, मतलब प्रॉपर्टी भी ध्यान रखो, क्योंकि इंजीनियरिंग क्रैक करना है तो इंजीनियरिंग वगैरह में प्रॉपर्टी ही काम आता है। जब एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करोगे तो ये सब उतना तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी मजबूत रहना चाहिए, खोज कर पड़े हो। तो ए प्लस बी, बी प्लस ए सेम होगा। अब तो समझ गए ना। अरे 3 और 1 4, 5 और 2 7, और 2 और 2 4, और 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, समझ गए कि नहीं। अब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट और एडिशन के लिए बोथ आर सेम बात, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो a माइनस बी जो होगा ना, b माइनस ए की इक्वल नहीं होगा, ये तो जानते ही हो। कम्यूटेटिव परफॉर्म नहीं होगा सब्ट्रैक्शन पर, तो ये चीज़ें हैं। अब वही सब्ट्रैक्ट करोगे a माइनस बी तो क्या आएगा भाई, 1 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा ना। तो ये है, तो इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा। एक मिनट, 1 माइनस 3 2, 2 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0, और 3 माइनस 3 0, क्या? एक मिनट, -2 हो गया ना, ये -3, a माइनस बी हो गया, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3, ओके। अब b माइनस ए, अगर b माइनस ए करोगे तो 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 3, और ये 0 ये 0, b माइनस ए हो जाएगा। अभी इन दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, समझ गए? सेम कहाँ है, बात समझ में आ रहा है? तो ये तो समझ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो समझ ही गए। अब 3/3 है, उससे क्या मतलब है? ऐड करने के लिए ऑर्डर बस सेम रहना चाहिए, ऑर्डर सेम रहेगा तभी ऐड करोगे। हाँ, उसका बताते हैं ना, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। ये तो समझ गए। अब यहाँ पर जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 5 2, और B कोई मैट्रिक्स है 1 3 2 5 1, और हम ये चाहते हैं 2a माइनस 3b चाहते हैं। सिंपल है, यानी 2 का a में इंटू किया जा रहा है और 3 का b में किया जा रहा है। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखना कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, m/n का, अगर आप इसमें k का इंटू कर देते उस मैट्रिक्स में, तो सभी एलिमेंट में इंटू हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लो अगर हम 2a का मतलब क्या है कि 2 का इसमें इंटू कर दो 2a, तो देख लो कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जब 4 6
10 और 4। ये डिटर्मिनेंट्स में यूज नहीं होगा, डिटर्मिनेंट्स में ध्यान देना है। यहाँ पर देख रहे हो ना कि क्या चल रहा है, 2a हो गया। अब 3b हो गया, तो 3 का b के साथ कर दो, 3 से सभी एलिमेंट में इंटू हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। भाई आप इसमें किसी भी कॉन्स्टेंट का इंटू करोगे, स्केलर का इंटू करोगे, तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर में थोड़ा चेंजिंग होगा, समझ गए, ऑर्डर नहीं चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9, 15 और ये कितना 6 और ये 3। आप माइनस कर लोगे, प्लस कर लो, जो भी करना है कर लोगे। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक देख लिया ना कि मतलब एडिशन परफॉर्म कर रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। मतलब स्केलर का जब किसी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में इंटू कर सकते हो स्केलर का, उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो समझ गए। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वगैरह पर। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा ना कि अभी सेम ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, सेम ऑर्डर में एडिशन कर रहे थे, ठीक ना। सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे क्या, सेम ऑर्डर में मल्टीप्लाई, जैसे मान लो देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है, इसके लिए अलग है, समझ गए ना। और ए मैट्रिक्स मान लो ये दिया है, m/n में दिया है, और ये बी मैट्रिक्स दिया है n/p में दिया है ऑर्डर, समझ गए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो क्या होगा ना कि ए बी संभव होगा, मतलब ए बी इज द पॉसिबल, मतलब ए बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखना है और दूसरे का रो देखना है, सेम होना चाहिए, इन दोनों सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगा। हाँ, जैसे ये देखो, ये कॉलम हो गया और इसका रो हो गया, ये दोनों सेम है, तब ये मल्टीप्लाई होगा। समझ गए? बात समझ में आ रहा है? ये चीज़ अभी हम कर रहेंगे ना, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह पर बात बढ़िया से कर लो, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ लोग भूल जाते हैं, समझ गए कि नहीं, करना ही भूल जाते हैं। वो तो समझ ही गए, प्रॉपर्टी तो समझ ही गए। हाँ, लेकिन अब देखो क्या होता है ना कि कुछ थ्योरम हमको हेल्प कर देता है, कुछ प्रॉपर्टी हमको हेल्प कर देता है। मतलब आप मल्टीप्लाई किए नहीं, फिर भी उसका आउटपुट जान जाओगे। कहीं ना कहीं ज्योमेट्री हमको यही सिखाता है, तो कहीं ना कहीं ज्योमेट्री के कुछ ना कुछ हर चैप्टर में काम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आप मल्टीप्लाई किए नहीं, फिर भी आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर में उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा। अभी मत सोचना है कि जब दो मैट्रिक्स का एडिशन कर रहे थे तो सेम ऑर्डर में आ रहा है, जब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वही ऑर्डर में आ रहा है, जब दो मैट्रिक्स का एडिशन करें तो वही ऑर्डर में आ रहा है। ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ ऑर्डर में फर्क पड़ जाएगा। समझ गया ना? बात समझ में आ रहा है? तो ये ए बी अगर करोगे तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा देखो, तो ए बी का जो ऑर्डर आएगा फर्स्ट रो और इसका कॉलम m/p आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है? जब मान लो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई कब करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कॉलम और रो होने चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे का रो, पहले का कॉलम, रो नहीं देखना है, कॉलम देखना है, और दूसरे का रो देखना है। और जब दो मैट्रिक्स का इंटू कर लोगे, ठीक, तो वो क्या ऑर्डर उसका आएगा, पहले का रो और दूसरे का कॉलम आना चाहिए, यही आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं। अब जरूरी नहीं कि ए बी जब कर लिए तो बी ए भी होगा, कोई जरूरी थोड़ा ना, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी इनवर्स वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे ना। जरूरी नहीं है कि ए बी, आप यहाँ पर कम्यूटेटिव मत कर देना ए बी और बी ए इक्वल हो जाएगा। नो 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 नो, यू कांट से, यू कांट डिटरमाइन। हाँ, वो पॉसिबल है। देखो यहाँ पर कहाँ होगा, कहीं कहीं इंटू होगा, कहीं कहीं नहीं होगा, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा ना, पहले प्रॉपर्टी देखोगे। समझ गया ना? ये मत सोच लेना कम्यूटेटिव परफॉर्म होगा मल्टीप्लिकेशन में। यू डोंट नो, आई डोंट नो, यू कांट से, आई कांट से। समझ गए? ठीक है, तो ये तो देख लिए। अब थोड़ा ये अब देख लो, यहाँ पर समझ गए कि नहीं? करके दिखाते हैं। दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मल्टीप्लाई सिखा देते हैं, ठीक ना, कि भूलोगे नहीं, फिर बात करते हैं, फिर समराइज करेंगे, सब मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा ऐसे सिंपल तरीके से बता देंगे, दिमाग में बैठ जाए, ठीक। फिर समराइज करेंगे कि क्या पढ़े हो।
हाँ, जैसे देखो मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, और ये कोई मैट्रिक्स है मिस्टर। अब हम चाहते हैं इंटू करना, तो पूछोगे ना सर ए बी करना चाहते हैं कि बी ए करना चाहते हैं, क्वेश्चन तो पूछेगा ना। तो ये किस ऑर्डर में है, ऑर्डर तो लिखने आता है, किस ऑर्डर में है, 3/2, ये 2 2, तो ये इंटू होगा, ये पहले ए बी कर लो, अब ए बी करो, तो सिंपल देखो, सिंपल है ना कि करने से पहले अगर सही करना है तो पहले आपको बताया था ना कि अगर ऑर्डर लिखना होगा, सिर्फ ऑर्डर दिया रहेगा तो मैट्रिक्स लिख लोगे ना, एक जनरल मैट्रिक्स तो लिख ही लोगे। तो ये किस ऑर्डर में आएगा, 3/2 ऑर्डर में आएगा, 3/2 ऑर्डर में आएगा, यही ना आएगा। 3/2 का एक जनरल मैट्रिक्स लिख लो, क्या होगा 3/2 का, A11 12 21 22 31 32 हो गया, ये हो गया ना। अब करते हैं, तो अब यहाँ पर A11 निकालना है, A11 निकालना है ना। अब A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये है, फर्स्ट कलम ये है, तो 1 × 3 और 2 × 1 लिखे, समझ में आया। फर्स्ट रो फर्स्ट कलम चल रहे हैं, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कलम, ये इससे देख लेना फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, भूलोगे नहीं। तो एक ऑर्डर लिख लो फिर करो, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कलम, फर्स्ट, हाँ वो तो करेंगे ना, फर्स्ट रो और ये सेकेंड कलम, तो 1 × 2 और प्लस 2 × 5 लिखे, समझ में आया। फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड कलम हो गया। अब फिर देखो, अब तुम ये लिख कर इंटू कर लो, मतलब ये लिख कर इंटू करके लिख दो या डायरेक्ट लिख दो, जैसे आपको लिखना है लिखो, बट ये लिखोगे तो सही रहेगा, कहीं गलती नहीं होगा, नहीं ज़रूरत पड़ेगा, दो चार टोकर तो इसको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हाथ तेज चला दोगे, समझ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कलम ना, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो ये फर्स्ट कलम ये, तो 3 × 3 और 5 × 1, फिर 3 × 2 5 × 5, और फिर 2 × 3 1 × 1 2 × 2 5 × 1। अब इसको लिख लो, एवल्यूट कर लो, इसको कंप्यूट करो, 5 हो जाएगा, ये 12, ये ये चलो, तो ये मैट्रिक्स हो गया, इंटू समझ गए, समझ में आ रहा है। चलो एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देख लो बी ए होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो, क्योंकि बी का देखो क्या है, बी ऐसे लिख लो, बी 2/2 है और ए क्या है 3/2 है, तो ये तो सेम है, ये नहीं है, ये वाला सेम का है, तो पॉसिबल नहीं है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर पहले ही डिसाइड कर ले रहे हो, 3 क्या आएगा 3 ये और 2 ये, तो 3/2 आया, समझ गए। तो ऑर्डर लिख लोगे फिर कर लो, जैसे आपको आ रहा है कर लो, समझ गए ना, प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। चलिए देखिए, ये हो गया। अब जैसे देखो मान लो इसका इंटू करना है, दो मैट्रिक्स का इंटू करना है, जैसे 1 2 3 है और बी आपके पास मैट्रिक्स है 0 1 3 है, 0 1 3, इसका इंटू करना है, पॉसिबल है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स है ना, कितना होगा, ये ऑर्डर इसका कितना है 3 × 1, इसका 1 × तो ये क्या ऑर्डर आएगा, हैं क्या बोल रहे हो, कितना आएगा 3 × 1 का आएगा। चलो कोई बात नहीं, ये आएगा ना ए बी, लिखे समझ में आया ना। अरे ये रो और कॉलम ना होगा, ये दोनों सेम है। अब ये हो गया, अब इसको देख कर मत देखो, अरे 3/3 आ रहा है,
तो अब क्या होगा देखो, इंटू कर लो, 0 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो फर्स्ट रो यही है, फर्स्ट कलम यही है, तो 0 हो जाएगा। 0 1 3 कितना आ जाएगा? 0 1 3 फर्स्ट रो और सेकंड कलम, तो 1 हो जाएगा। 3 फर्स्ट रो 3 थर्ड कलम कितना आ जाएगा? 3, फिर 2 इंटू 0 2 6 0 3 9, ये हो जाएगा। समझ गए? तो ये लिखने से थोड़ा सा आसान लग रहा है स्टार्टिंग में, समझ गए? अब आप इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ मत लिखना, फिर करना, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, 2-4 करके देख लेना, हो जाएगा। समझ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन क्या होगा, समझ में आ गया? यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब दो मैट्रिक्स मान लीजिए ऐसे अगर इक्वल दे दिया है, इक्वल कब होगा मैट्रिक्स? ये अभी दोनों मैट्रिक्स सेम है, समझ गए? सेम ऑर्डर में होगा तो इक्वल हो गई, इक्वल दिया है ना, सेम ऑर्डर हो है ना। अब हमको एक्स और वाई निकालना है तो सिंपल है, निकाल सकते हो, कंपेयर कर दो, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया, और फिर कहोगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया। आप कहोगे कि यहाँ पर सोल्यूशन कौन से तरीके से करें? अरे जो पढ़े हो पीछे वो करोगे, तो कहोगे सर फिर मैट्रिक्स बता रहे तो बोले थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने मैट्रिक्स कहीं करेंगे, तो इसमें उसकी क्या ज़रूरत है, ये तो सिंपल है ही ना। अब कहोगे कि सर 3 वेरिएबल में होगा तो भी उसको ट्राई करो कि एलिमिनेशन वगैरह करके सॉल्व करो, समझ गए? पार्टिकुलर जब पूछेगा तभी वो लगाओगे। कौन सा? अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा बात है? यानी आप ये पहले बताओ कि पहले ऐसे ही स्टार्टिंग का ये दिया है और मैट्रिक्स मेथड तुम पढ़े हो डिटर्मिनेंट्स में, और तुम मैट्रिक्स में वही तरीका लगा रहे हो, वो तो डिटर्मिनेंट का तरीका है ना। तो जो भी आप पढ़े हो मैट्रिक्स में, जब भी ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको कोशिश करना है जो पहले पढ़े वही लगाओ। मेरा बात नहीं समझे? जहाँ पर वो पढ़ना है वो लगाओगे ना। हाँ, समझ गए? यानी मैट्रिक्स मेथड बोलेगा तभी, नहीं तो आप जो पढ़े वो कोशिश करो, वो जो तो यही तो इसका मतलब है कि आप फिर पीछे पढ़े क्या हो, तो वो जो फैमिलियर उसको लगाना है, जो फैमिलियर नहीं उसको किससे लगाओगे? ये पता है कि उसके लिए ये पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अभी तो खैर आगे का बात है ना, ये तो पहले का बात है। मेरा बात समझ गए हो? चलो ठीक है, समझ में आया? तब इसको सॉल्व करके उससे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो आपको प्रीफर करना है यू कैन डू प्रीफर, डजंट मैटर। चलो ठीक है, ये तो देख लिए। अब आते हैं, देखो अब ट्रांसपोज पर आते हैं, फिर सिमेट्री एंटी सिमेट्री समझाते हैं। अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, अब इसको क्यों पढ़ते हैं, ट्रांसपोज क्यों करते हैं? अभी इतना समझो, देखो एक तरीका था हम लोग को जो पढ़ना था बोर्ड लेवल में, वो कट गया है। मैट्रिक्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक वही था, एलिमेंट्री ऑपरेशन। मतलब कोई अगर एक मान लो ये कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 5 दिया है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स का मतलब जब इसका इंटू कर दोगे ना तो आई हो जाएगा। सोचो, जैसे मान लो 1/2 है, तो 1/2 का इनवर्स क्या होगा? 2, तो 2 होगा तो इसका इंटू कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, ठीक ना? तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? तो वो एक तरीका था, एलिमेंट्री मेथड था, एलिमेंट्री ऑपरेशन था। थोड़ा हम बात कर लेंगे, समझ गया ना? थोड़ा ऐसे ही समझा देंगे, बट बोर्ड में नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन इनवर्स आपको पढ़ाना है, निकालना, लेकिन ये पढ़ाना है डिटर्मिनेंट में। दूसरा तरीका कि अगर कोई ये मान लो एक मैट्रिक्स दिया, उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स समझ रहे ना? तो वो उस पर अभी हम बात करेंगे, इनवर्स वगैरह मैट्रिक्स का बात करेंगे, तो वो तो डिटर्मिनेंट्स में है, लेकिन इस पर हम बात कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ पर क्यों बात किए? इसलिए बात किए ना कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स वगैरह का बात था, इसीलिए बात किए हैं, ठीक ना? आप सोचो, अब ऐसे हम थोड़ा सा आपको एक समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो आपके पास लीनियर इक्वेशन ऐसे है ना? अब इसको मैट्रिक्स बनाएंगे तो डिटर्मिनेंट्स में बताएंगे कि इसको मैट्रिक्स बनाकर कैसे हम मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक ना? तो आप ऐसे सोचो कि अगर y प्लस एक्स लिख दें, इक्वल टू 5 लिख दें, और यहाँ पर माइनस वाई प्लस एक्स लिख दें, इक्वल टू 8 लिख दें, तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करो? अच्छा, इस इक्वेशन को आपस में दोनों को सॉल्व करो, फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? ये एलिमेंट यहाँ भेज दिए, ये एलिमेंट यहाँ भेज दिए, कहीं ना कहीं ट्रांसपोज वगैरह कर रहे हो,
कहने का मतलब वही है। ऐसे अभी समझ रहे हो ना? इसका मतलब रो और कॉलम का हम एक्सचेंज करें। हाँ, समझ गए? तो यहाँ पर ट्रांसपोज के लिए कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो बनाएंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। अगर 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक ना? तो ट्रांसपोज हम किसी भी मैट्रिक्स का कर सकते हैं, समझ रहे? लेकिन हमको जो ट्रांसपोज एग्जैक्ट जो समझाता है, बताता है, वो कहीं ना कहीं इक्वेशन वाला से आइडिया मिल जाता है। क्योंकि और जगह हमको ट्रांसपोज की उतना काम नहीं हो, तो क्वेश्चन में पूछता है तो करते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है वो ट्रांसपोज एग्जैक्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं ये इसका मतलब है। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं यही एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह बताता था। तो इस पर हम थोड़ा बात कर लेंगे, समझा देंगे। पहले अभी देख लो ट्रांसपोज क्या है, यानी हम किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर को भी ट्रांसपोज कर सकते हो, स्क्वायर को भी कर सकते हो, समझ गए? अब ट्रांसपोज कर क्यों रहे हैं? ट्रांसपोज इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमको सिमेट्री मैट्रिक्स समझना है, सिमेट्री मैट्रिक्स समझना है। अब सिमेट्री स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, समझ गए? तो आप कह रहे हैं कि सर ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो किसी का कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसी का करेंगे तो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स से जब हम ट्रांसपोज करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं सिमेट्री होगा या तो एंटी सिमेट्री होगा। ठीक ना? आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज यानी ये बैलेंस कर जाएगी। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सिमेट्री और एंटी सिमेट्री समझने के लिए आपको ट्रांसपोज समझना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब कोई किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हो। तो सिमेट्री होगा, एंटी सिमेट्री होगा, एंटी सिमेट्री। अब एंटी सिमेट्री को आप स्क्यू सिमेट्री भी बोल सकते हो, ठीक ना? अब फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी वगैरह पर, फिर समराइज करेंगे जब कुल समझा देंगे। तो कुछ छूटा रहेगा तो कुल एक साथ रखेंगे प्रॉपर्टी वगैरह, समझ गए? प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो सिमेट्री हो गया, एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्री यानी स्क्यू सिमेट्री, उसको आप एंटी बोलो चाहे स्क्यू बोलो, बोथ आर सेम। लेकिन आप एनसीईआरटी वगैरह दिखाओगे तो कहीं एंटी वगैरह में भी हमको लिखा नहीं मिलेगा, शायद पढ़ कर देख लेना, कहीं लिखा ही होगा, हो सकता है कि ज़्यादातर स्क्यू ही मिलेगा, इसीलिए स्क्यू बोल दिया, समझ गए? स्क्यू सिमेट्री। तो ये स्क्यू सिमेट्री क्या होगा? स्क्यू कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स से ही आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होना चाहिए, तभी हम उसको पहचानेंगे स्क्यू है कि नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम उसको पहचानेंगे सिमेट्री है कि नहीं है। मतलब ये दोनों स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर के लिए पहले क्या बताया था? स्केलर डायगोनल आइडेंटिटी। अब स्क्वायर में भी ये पार्ट है, ये रेक्टेंगुलर का नहीं है। लेकिन जो ट्रांसपोज हम लोग करेंगे रेक्टेंगुलर को भी कर सकते हैं, स्क्वायर को भी कर सकते हैं। लेकिन उस स्क्वायर में जो ट्रांसपोज कुछ होगा तो उसको हम पहचानेंगे सिमेट्री एंटी सिमेट्री है कि नहीं है। समझ गए? डाउट दूर ना? कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक, गुड। अब देखो इसको पहले ट्रांसपोज देख लेते हैं। अब ट्रांसपोज क्यों कर रहे हैं इसका थोड़ा सा रीजन देखो, फील करो, समझने की कोशिश करो। जरूरत तो बताइए दिए, थोड़ा बहुत ऐसे तो समझाइए दिए कि वेरिएबल वगैरह को एक्सचेंज कर दो। अब सोचो आप कि x + y = 5 है। थोड़ा एलिमेंट्री जब बताएंगे ना तो थोड़ा इसका एग्जैक्ट और थोड़ा बढ़िया से मतलब समझ में आ जाएगा। बट एलिमेंट्री पढ़ना नहीं है, एलिमेंट्री तरीके से इन्वर्स निकालना। तो ये अब x + y = 5 है, यहाँ x - y यहाँ लिख दो, = 8 है। तो आप ऐसे सोचो कि ये 1 है, ये -1 है, ये 1 है ना? ऐसे कुछ मैट्रिक्स बना। अब इसके हिसाब से लिखो, मान लो इसका कोएफिशिएंट देख लो 1 1 और ये 1 - 1 है ना? तो देखो इस मैट्रिक्स को देखिए, इस मैट्रिक्स कहीं ना कहीं ट्रांसपोज हुआ है, समझ पा रहे हैं ना? तभी हम दिखाते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से कुछ कहने का मतलब है। तो ट्रांसपोज का मतलब होगा कि रो को कॉलम में भेज दो। अब कहेंगे सर कॉलम को रो में भेज दो, तो सिंपल है। आप सोचो कि रो को जब कॉलम में भेज दोगे तो कॉलम रो ए में ना आ जाएगा, तो दोनों में से कोई एक ही बात करोगे ना, समझ गए? यानी ट्रांसपोज जैसे मान लो ये ट्रांसपोज है ऐसे, हाँ ए पॉट टी ट्रांसपोज हो गया, ठीक। अब जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक, इसको ट्रांसपोज कर दो तो ऐसे। अब रो क्या है? रो ये है तो 1 2 कॉलम हो गया, और ये रो है तो कॉलम हो गया। दिस इज ट्रांसपोज। समझ में आया ना? तो अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिए थे, ट्रांसपोज किए, तो जरी नहीं, हम तो पहले ही बोल दिए। अब ये हो सकता है कि सिमेट्री हो, एंटी सिमेट्री से पूछेगा कि चलो सिमेट्री बताओ, एंटी सिमेट्री है कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ रहे बातें ना? तो यानी हमको सिमेट्री या एंटी सिमेट्री समझने के लिए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ा है। तो स्क्वायर है तो ये सिमेट्री अभी हम बताएंगे ना सिमेट्री क्या। अभी तो ट्रांसपोज बताया ना कि ट्रांसपोज कैसे कर रहे हो। जैसे एक मान लो ये आपके पास ये है, एक चीज़ नोटिस करो कि जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर आप उसको ट्रांसपोज करोगे तो उसका आउटपुट वगैरह भी सोचो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एक्शन ले लेते हैं, उसका आउटपुट नहीं देखते हैं।
क्योंकि एक्शन लो तो उसका आउटपुट पहले भी कोशिश करो कि क्या होगा, उसमें फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ पॉइंट हमको मिल जाते हैं। जैसे मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, इसको ट्रांसपोज कर दिए तो इसके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर बात में ऑर्डर का बात करो, कुछ बात करो, लिंक करो, कोशिश करो, समझिए। तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जब हम उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उसके ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में फ़र्क पड़ जाएगा। समझ गए? हाँ, बात समझ में आ रहा है? तो ये करने का मतलब, अब इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो गया तो ये हो गया 0 1 2 3 5 2। लेकिन हमको काम जो है ना, जो काम ऐसे तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं, लेकिन जो मेरा कहने का मतलब जो काम है ना, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाला काम है। समझ गए? यूज अगर देखा जाए तो ऐसे तो हम कर ही दे रहे हैं, ठीक ना? क्योंकि जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ना, तो जब उसको आप मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, कहीं ना कहीं ट्रांसपोज वगैरह करना पड़ेगा आपको, वो सब बनाना पड़ेगा। समझ गए? ये ऐसे हम लोग नॉर्मल ऐसे करते हैं, ठीक ना? हम लोग किसी का भी ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक? तो ये तो समझ गए, ट्रांसपोज वगैरह बात समझ गए। अब ऐसे इंडिकेट करोगे, ट्रांसपोज से भी कुछ प्रॉपर्टी होगा, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक? फिर सिमेट्री एंटी सिमेट्री समझो। अब जैसे देखो, ठीक है, हाँ देखिए प्रॉपर्टी इसका देख लो। जैसे मान लो a प्लस बी बोले थे ना कि a प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा। अब इसमें ट्रांसपोज का अगर जोड़ोगे, अगर इसका डैश ले लो, होल डैश ले लिए, मतलब दो मैट्रिक्स का सम करके उसका डैश ले लिए, ये होल डैश है ना, तो इसको लिख सकते हो ए डैश प्लस बी डैश, ऐसे लिख सकते हो। दिस इज प्रॉपर्टी, समझ गए? यानी दोनों पर डैश हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें एडिशन वाला भी बात कर दी, कम्यूटेटिव भी बात कर दी है, ये चीज़ है। अब जैसे मान लो a माइनस बी है, अगर ये डैश ले रहे हो तो लिखोगे a डैश माइनस बी डैश। अब ये सब एग्जाम्पल से चेक कर लोगे, वैसे तो सीधे समझ में आइए रहा है, समझ गए कि नहीं? चेक क्या करोगे, फालतू का उतना समय वेस्ट करोगे, जहाँ काम करना वहाँ करिए। तो a माइनस बी डैश हो गया, a डैश माइनस बी डैश हो गया, ठीक ना? ये बात। अब a डैश है फिर डैश है, तो ये a हो जाएगा, डबल डैश ले लिए, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करो, फिर ट्रांसपोज कर दो, फिर वो अपने ओरिजिन फॉर्म में आ जाएगा ना? समझ गए? तो ये चीज़ें हैं, तो ये बात समझ गए। अब जैसे कि k है और ये a है, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो k a ट्रांसपोज लिख सकते हो। क्या इस पर ट्रांसपोज छोड़ना होगी, तो कांस्टेंट है ना, और ऑर्डर में कोई चेंज होगा नहीं, तो ये चीज़ें हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये ऐसे रहेगा तो भी तो बात समझ ही रहे हो कि कोई दिक्कत है? आप ऐसे लिख सकते हो ना, ये ऐसे कुछ इस तरीके से। देखो इसमें काम वाला ये है, ये काम वाला है, समझिए। अब आप ये मत देख लेना कि ये बी डैश है तो लिख दोगे ए डैश और बी डैश इंटू कर दो, नो दिस इज रॉन्ग, बी डैश ए डैश ही होगा। समझ गए? कुछ बात समझ में आ रहा है? ये समझ गए कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पर लिखे हैं ए बी डैश लिखे हैं, तो ए डैश लिखोगे और बी डैश लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक? अभी आप पढ़ोगे इन्वर्स वगैरह में भी होता है कि ए बी अगर इन्वर्स होगा ना, तो आप लिखोगे बी इन्वर्स और ए इन्वर्स लिखोगे, ये भी थ्योरम होता है, ठीक ना? तो इन्वर्स वगैरह का बात है, तो ठीक ना? तो यहाँ ट्रांसपोज में होगा तो पहले ये हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज फिर ये हो जाएगा। अभी कुछ अब इसका यूज थोड़ा सा दिखाते हैं कि यूज कहाँ करेंगे, एक एग्जांपल ले लेंगे, यूज कर देते हैं, पहले सिमेट्री एंटी सिमेट्री समझा देते हैं, तो समझ में आया कुछ बातें? तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टी, मतलब ये ट्रांसपोज बेस्ड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना? हेलो मिस्टर, अब चलो देखो,
जाकर एनसीईआरटी कंप्लीट कर देना, मार देना, खत्म मैट्रिक्स। समझ गए कि नहीं? कुछ नहीं है। अभी रखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम के बेस पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहता है, मैट्रिक्स वगैरह से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। कुछ यूसेज बताएंगे, बताने के बाद चलो देखो ये, हाँ देखो सिमेट्री क्या है। सिमेट्री देखो वर्ड आपको हर जगह मैथ्स में मिलता है, रिलेशन एंड फंक्शन में भी सिमेट्री रिलेशन, सिमेट्री मैथ्स का वो हर जगह आपको मिल जाएगा। सिमेट्री मतलब जैसे कोई शेप है तो इसको सिमेट्री कर दी, ऐसे कुछ। हाँ, सिमेट्री बहुत पॉपुलर वर्ड है। चलो देखो, तो सिमेट्री मतलब जैसे कोई मान लो ये कोई मैट्रिक्स है मिस्टर, ठीक, ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये क्या बनेगा, 1 2 2 3। तो आप देखो यहाँ पर A इक्वल टू A ट्रांसपोज सेम है ना, तो दिस इज सिमेट्री मैट्रिक्स। यानी जो मैट्रिक्स लिए उसका अगर ट्रांसपोज करें तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज सिमेट्री। समझ में आया? बात समझ में आया? अब ऐसा नहीं ना होगा कि हर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करोगे तो वो फिर वही फॉर्म आ जाएगा, नहीं ना आ जाएगा, तो उसको बनाना पड़ेगा। उसको बनाते भी हैं, जैसे कोई आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया और बोलेगा कि सिमेट्री निकालो, तो सिमेट्री कैसे निकालोगे? हाँ, बताते हैं ना। अभी ये समझ गए ना कि एक तो मैट्रिक्स देख लिए कि उसको ट्रांसपोज कर लिए, वो अपने आप में एक सिमेट्री है, और हर स्क्वायर मैट्रिक्स से आप सिमेट्री मैट्रिक्स बना सकते हो। समझ गए ना? हर स्क्वायर मैट्रिक्स से आप स्क्यू सिमेट्री भी बना सकते हो, और एक अपने आप में सिमेट्री होता है, एक अपने आप में स्क्यू भी होता है। तो ये सिमेट्री का डिफिनीशन यही है कि अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज करने पर उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, दैट इज सिमेट्री। नहीं A इक्वल टू -A ट्रांसपोज, दिस इज एंटी सिमेट्री। ये भी तो चेंज हो रहा है, बट न्यूमेरिकल में माइनस में आ जा रहा है। समझ गए? अब इसका भी एग्जांपल ले लेना, थोड़ा देखना, एग्जांपल सोच कर बताओ। 2 वाला तो सोच ही लोगे, 3 वाला सोचो अपने से, देखो हालत खराब हो जाएगा। सोचो इसका लॉजिक देखो, 2 वाला का तो लॉजिक देख लोगे, ढूंढ लोगे, 3 वाला का सोचो कि कितना मुश्किल है। इसीलिए मैथमेटिशियन ने बता दिया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्री कैसे निकालेंगे, स्क्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हर चीज़ को सोच कर लिखना मुश्किल है कि नहीं। इसके वजह से कहीं ना कहीं हमको एक तरीका मिला है, वो तरीका से देखेंगे कि हम कैसे सिमेट्री निकालते हैं, कैसे एंटी सिमेट्री निकालते हैं। ओके, चलो ठीक है, गुड, ठीक है। अब देखो ये डिफिनीशन समझ गया ना, ये किसके लिए है, सिमेट्री के लिए है, और ये किसके लिए है, एंटी सिमेट्री के लिए, ठीक ना। अब एंटी सिमेट्री का सोच कर बताऊं, क्या माइनस लगा, बोलो। अरे तो डिफिनीशन है ना, वो तो डिफिनीशन है एंटी सिमेट्री का, स्क्यू सिमेट्री का, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको अगर निकाल रहे हो, चलो देखो तो ये आपके पास है, चलो इसको ट्रांसपोज करो, 0 -2 2 3। चलो ये इसको ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, पहले 0 -2 2 0 आएगा, फिर माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस सभी में से कॉमन लेंगे, बताए थे कि कांस्टेंट का स्केलर का सभी में इंटू करते हैं, तो माइनस का निकालोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाला मैट्रिक्स देखो क्या हो गया, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, दिस इज एंटी सिमेट्री। समझ गए? समझ में आया? तो इसका मतलब है कि आप एक चीज नोटिस करो कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो 0 आ रहा है, तो यानी 2 वाले को सोचना होगा तो ध्यान देना कि लॉजिक देख रहे हो ना, डायगोनल रखोगे तभी होगा, सोचो। और ये दोनों वैल्यू रखोगे तो सेम रखोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू आपस में एक्सचेंज रखना, डिफरेंट रखना, बस लॉजिक समझ गए। तो ये तो मान लो ऐसे है। और सिमेट्री वाला, सिमेट्री में क्या लॉजिक था, क्या लॉजिक था कि जैसे मान लो 2 और 3 है, 3 और 5 है, तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट सेम रखें और ये डिफरेंट रखें, तो जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये होगा, यानी ये वैल्यू दोनों सेम है, ये डिफरेंट है, और इसमें क्या रखें, दोनों वैल्यू सेम है और ये दोनों वैल्यू निगेटिव रखें, पॉजिटिव निगेटिव रखें, तो यहाँ से ये एंटी सिमेट्री हो जाएगी, ये एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्री है, और ये क्या है, सिमेट्री है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके।
समझ में आया? समझ गए कि नहीं? अब मान लो 3/3 का करना आ गया तो मुश्किल है ना। कितना लोग 3/3 का भी लिख लेते, 12th वाले को पढ़ाए थे पिछले बार तो लिख भी लेते थे, तो आप भी लिखना, उसमें भी लॉजिक है ना। समझ गए कि नहीं? 3/3 का भी लिख सकते हो, वो तो एक बनाने के लिए है ही, तो उस पर बात कर ही लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो कोई है तो मान देखो कुछ मैट्रिक्स होगा ना सिमेट्री होगा, कुछ एंटी सिमेट्री होगा, नहीं होगा तो उसको बनाना ही ना पड़ेगा। तो वो चीज़ है। अब बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? सिमेट्री एंटी सिमेट्री क्या करेंगे, ये बात समझ गए? ठीक है। हाँ, अब जैसे देखो मान लो ये देखो a + a' ये सिमेट्री होगा, और a - a' ये क्या होगा? एंटी सिमेट्री होगा। याद रखना, याद तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, रेक्टेंगुलर थोड़ा ना लोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लो, और उस ट्रांसपोज से और उस मैट्रिक्स से जोड़ो, तो जो भी आपका आउटपुट जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो सिमेट्री होगा। जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, चलो 2/2 ये ले लेते, 3/3 का लेकर चेक कर लेना, जैसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो तो आइडिया मिल ही जाएगा। ठीक, जैसे 2 3 5 6 लिखे, अब ये सिमेट्री नहीं ना है, इसको चेंज करके देखो, ट्रांसपोज किए तो उस अलग आ जा रहा है ना मैट्रिक्स, तो इसको ट्रांसपोज करो, कितना आ जाएगा? 2 3 5 6, आई मीन दोनों को ऐड कर लो, तो a + a' जोड़ कितना आ जाएगा मिस्टर? 4, कितना आ जाएगा? 4 8 कितना आ जाएगा बताइए? 4 8 8 12। चलिए ठीक है, तो ये देखो ये एक मैट्रिक्स है 2 5 3 6 2 3 5 6, इसको ऐड, इसका ट्रांसपोज कर लिए, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 2 4, ये 3 5 8, और ये 5 3 8, और 6 6 12। अब इसको ट्रांसपोज, अब ये मान लो कोई सी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करके चेक कर लो, 4 8 8 12 हो गया ना? सेम है ना? देख लो इसको ट्रांसपोज करके, भाई ये हो गया। तो ऐसे आप सिमेट्री बनाओगे, एंटी सिमेट्री समझ ही गए, वैसे ही बना लोगे। बात समझ गए कि नहीं? ठीक है। अब देखो मान लो अभी हम कुछ प्रॉपर्टी वगैरह का बात किए थे उस पर, किस पर? ट्रांसपोज बेस पर। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, चलो देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक है, एनसीईआरटी का लेकिन ज़बरदस्त है, बोर्ड में कई बार पूछा है। जैसे मान लो ये कोई एक मैट्रिक्स है, ये एंटी सिमेट्री मैट्रिक्स है, ए और बी 2 सिमेट्री मैट्रिक्स दिया है। जैसे ये क्या है ना कि ये दिया है और b' = -b ये दिया है। एक मिनट, कहीं बुक में दिया था, रुकिए एक मिनट, कुछ ऐसे ही दिया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए बता रहे हैं ना कि जो आप प्रॉपर्टी देखे हो, अभी जो ट्रांसपोज बेस्ड प्रॉपर्टी देखे हो उसका यूज़ कर लोगे ना तो थोड़ा सा आपका यूज़ समझ में आ जाएगा कि कहाँ यूज करेंगे, जो अभी लिखे थे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थोड़ा। एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी पूछा था शायद, और वो आपका उसमें भी पूछा। हाँ चलिए पढ़ देते हैं, देखो फिर से पढ़ देते हैं। एक दिया है, अब वो प्रॉपर्टी के हिसाब से था तो इसलिए थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं ऐसी एक। ठीक, बोला कि ए एन बी आर सिमेट्री मैट्रिक्स, दोनों सिमेट्री है, हम एंटी सिमेट्री ले रहे थे। ए और बी क्या है? सिमेट्री मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। समझ गया ना? और इसको प्रूव करना है कि जो ए बी माइनस बी ए होगा ना, ये क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्री होना चाहिए। क्वेश्चन समझ गए? ये करना है, समझ में आया? यानी ए एंड बी आर 2 सिमेट्री मैट्रिक्स, और ये ए बी और बी ए का डिफरेंस जो होगा ना स्क्यू सिमेट्री होगा। कैसे हो जाए? वो दिया है ए डैश और बी डैश दिया है, ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी है। ये मैट्रिक्स भी दिया है। नो, बस हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, पहले देख लो ना। नो जी, पहले समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन समझ गए? मतलब क्या प्रूफ करना है, ये लिख दें? प्रूफ में ये करना है, देखो प्रूफ में लिख रहे हैं।
ए बी माइनस बी ए होल डैश इजकल टू माइनस में ए बी माइनस बी ए, ये लाना है, ये ना अभी बोले थे ना भाई। ए बी माइनस बी ए जो होगा ना, इसको हम मान लेते हैं कोई एक सी मैट्रिक्स है, और सी का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस सी के इक्वल होगा ना, तभी ना होगा स्क्यू। तो ये लिखे हैं, मतलब आपको ये लाना है और ये टेक कर लेना है और ये यूज करना है, ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से नहीं करना, एग्जाम्पल से करोगे तो रिजल्ट अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर तो दिया है ना ए और बी सिमेट्री मैट्रिक्स, तो वैसा अब रखोगे तब ना, सोचना पड़ेगा, ज़्यादा समय लगेगा ना, विदाउट एग्जाम्पल करना है ना इसको, एग्जाम्पल वगैरह नहीं लेकर करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, ये थोड़ा सही क्वेश्चन था, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं ना कि जो अभी ट्रांसपोज वाले बेस से था ना, उसका हम यूसेज कर दे रहे हैं, कैसे हम यूज करेंगे, क्या करेंगे। जैसे देखो ए बी माइनस बी ए, ये डैश हो गया, ठीक। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी ए डैश माइनस ए बी डैश। अभी बताया था ना प्रॉपर्टी कि जैसे मान लो x माइनस वाई है, अगर ये डैश लोगे तो आप y डैश माइनस एक्स डैश लिखोगे, वही लिखे हैं। x डैश माइनस y डैश में, सॉरी ये गलत लिख दिया ना, हाँ एक मिनट सॉरी, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब ठीक है ना, ये a माइनस बी का डैश ले लिए, दोनों का डैश लगा दिए। अब ये बताया था ना कि x और y है, अगर ये डैश है तो आप लिखोगे y डैश और x डैश लिखोगे। अब ठीक है ना, तो यानी इसको क्या लिख सकते हो, b डैश a डैश, और इसको क्या लिख सकते हो, a डैश और b डैश लिख सकते हो। अब वहाँ पर देखो यूज कर दो, यानी b डैश के जगह पर b रख लो और a डैश के जगह पर a रख लो, और a डैश के जगह पर a रख लो और b डैश के जगह पर b रख लो। अब यहाँ से लिख लो माइनस ए बी और प्लस बी ए। अब ये माइनस कमा ले लो, ए बी माइनस बी ए, दैट इज प्रूफ। तो प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना, देखो ये प्रॉपर्टी यूज हुआ है, ट्रांसपोज वाला बेस से प्रॉपर्टी यूज हुआ है। यहाँ माइनस वाला लगा है, पहले तो वो ए माइनस बी है, तो इसका डैश ले लिए, डैश माइनस बी डैश, फिर इनटू वाला लगाए हो, ऐसे इस तरीके से। तो कहने का मतलब ऐसे कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज होता है, समझिए बातें। हेलो मिस्टर, चलिए ठीक है। अब देखिए अब जैसे देखो कहने का मतलब है ना कि और कुछ देख लो कि कैसे हम क्या करेंगे। अब प्रॉपर्टी के थोड़ा सा यूज करते हैं, जो जो बताए हैं, ऐसे एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम वगैरह का देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी जो पढ़े हो, अब उसका देखो क्या है। देखो इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन है, आईटी का क्वेश्चन है। इसमें देखो एक्स एक मैट्रिक्स है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक्स मैट्रिक्स है, दिया नहीं है, उसका सिर्फ ऑर्डर दिया है। इसका ऑर्डर दिया 2/n दिया है। बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी का आप यूज कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। एक्स ये एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर दिया है 2/n। ये एलिमेंट इसमें फंक्शन वगैरह कुछ बात नहीं कर रहा है, ठीक। वाई भी दिया है, वाई भी दिया है क्या, उसका ऑर्डर दिया है 3/k दिया है। एनसीईआरटी का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के एमसीक्यू का क्वेश्चन सबसे तगड़ा होता है, कभी लगा कर देखना। y इक्वल टू 3/k हो गया, उसका ऑर्डर दिया है। और z का जो ऑर्डर दिया है, z का जो ऑर्डर दिया है वो 2/p दिया है। और फिर इसके बाद w का जो ऑर्डर दिया है, w भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दिया है आपको n/3 दिया है। और फिर इसके बाद आपका p एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दिया है कितना दिया है, p/k दिया है। तब ध्यान देना, ये p और ये p में अंतर है, ये p ये इंडिकेट है और वो रियल नंबर है, समझ गए। तो ये चीज़ है, ये आपके पास x y z w p मैट्रिक्स ऐसे कुछ दिया है, ठीक ना। और पूछ क्या रहा है ये समझ गए। नहीं, इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। इसमें पूछा है ना कि पी वाई अब प्लस डब्ल्यू वाई का वैल्यू पूछ रहा है। द रिस्ट्रक्शन ऑन एन और के और पी सो डैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। अब यहाँ पर एन और के का वैल्यू वगैरह पूछ रहा है। जैसे पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई है, इसमें ऑप्शन दिया, देखो ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन लिख देते हैं तो थोड़ा आइडिया मिलेगा। बुक तो सबके पास होगा तो देख लेगा। के इक्वल टू 3, पी इक्वल टू n। सेकेंड ऑप्शन क्या है,
के इज आर्बिट्री कांस्टेंट है, के इज आर्बिट्री है और आर्बिट्री p इजकल टू 2। और थर्ड ऑप्शन क्या है, p इज आर्बिट्री k इजकल टू 3, p इज आर्बिट्री और k इजकल टू 3। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास k इजकल टू 2, p इजकल टू 3। ये ऑप्शन दिया है। ठीक, अब देखो यहाँ पर पी वाई या प्लस डब्ल्यू वाई है, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर दें, ये थोड़ा जगह ज़्यादा ले लिया है, ऐसे लिख दिया है। कैसे ले लेंगे, मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स से क्यों कॉमन ले लोगे, नो। यहाँ दो मैट्रिक्स के इंटू किए, दो मैट्रिक्स के इंटू किया, यहाँ से मैट्रिक्स से कॉमन ले लोगे, नो। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, ठीक ना। P है तो P का देखो ऑर्डर क्या है, P का ऑर्डर कितना लिखे थे, P का ऑर्डर P बाई K है, ये इसका ऑर्डर क्या है P बाई K है। और Y का ऑर्डर कितना था, Y का ऑर्डर है आपके पास K 3 बाई K और प्लस, और Z का ऑर्डर क्या है, Z का अच्छा W का ऑर्डर क्या है, W का ऑर्डर है N बाई 3। और फिर इसके बाद कौन सा है Y तो लिखे है ना 3 बाई K, 3 बाई K। आप सुनो ध्यान दें, अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगा, बिना प्रॉपर्टी के कैसे करोगे, इनटू कैसे करोगे बताओ। अब इसमें से ऑप्शन दिया है, ये पूछ रहा है इसका ऑर्डर वगैरह पूछ रहा है, ऑर्डर है ना कहीं जो ऑर्डर लिखा है ना, ऑर्डर का वैल्यू जो ऑर्डर लिखा है इन टर्म्स ऑफ जो वेरिएबल दिया है, वही आर्बिट्री का मतलब नहीं वेरिएबल नहीं कांस्टेंट, उसका कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा, समझ गए, समझ में आया कि नहीं, कहीं ना कहीं वेरिएबल जैसे है, इतना सोचो। ठीक, अब यहाँ पर देखो इन दोनों का इंटू कब कर सकते हो, P और Y का इंटू कब करोगे, जब K और 3 इक्वल होगा तभी होगा। तो यहाँ से K3 ले लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी लेंगे तभी ना ये इसके इंटू करेंगे, तो ये ले लिए। तो जब P Y के करोगे इंटू तो हम K3 लिखे हैं तब ये इंटू करेंगे, तो जब ये इसका इंटू करोगे तो ऑर्डर क्या आएगा, P बाई 3 आ जाएगा, अरे सॉरी P बाई K हो गया प्लस, और ये क्या होगा, ये तो सेम ही है, तो इसका ऑर्डर N बाई K भी लिख सकते हो गया। तो एक ये आया, अब इन दोनों का ऐड करोगे तो सेम ऑर्डर में होगा, तो यानी P क्या होगा, सेम ऑर्डर में होगा तो Pn के इक्वल होगा, तो ये, तो आप देख लो इसमें वैल्यू कौन सा होगा, Pn K3, दैट इज आंसर। सिंपल नहीं था, समझ में आया बातें, हेलो। यानी इसका इंटू कर लिया, इंटू करने से इंटू कब करोगे, जब कॉलम और रो होगा, तो यहाँ से कॉलम रो इक्वल ले लिए तो K3 ले लिए, तो ये इंटू करोगे तो उसका रिजल्ट देख लो किस ऑर्डर में आएगा, तो ऑर्डर ये आएगा। फिर इसका भी इंटू कर लोगे तो इसका इंटू तो ये दिख ही रहा है आपका रो कॉलम, तो ये भी कोई एक ऑर्डर में आएगा, ये तो ऑर्डर क्या आएगा N बाई K आएगा, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे सेम ऑर्डर में होगा, तो सेम ऑर्डर में होगा तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलती है, दिस इज आंसर, ऐसे कुछ पूछा है। एक और इसमें पूछा है एक चीज़, दूसरा चीज़, तो ऐसे हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉपर्टी के काम का है, समझ गए। वो हाँ तो इंटू वगैरह के लिए प्रॉपर्टी तो जानना जरूरी है, लेकिन वहाँ हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ मैट्रिक्स दिया रहता है तो वहाँ लोग कंफर्टेबल रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं रहते, पता है उनको, ठीक ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स सिर्फ लिखा है ना, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा है, मैट्रिक्स दिया नहीं है, इसके वजह से थोड़ा देख कर डर जाते हैं, और बहुत सारा मैट्रिक्स दे दिया था कुछ इस तरीके से, समझ गए। तो ठीक हमको क्वेश्चन लगा था NCERT का, इसलिए बता दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ N इक्वल टू P है, ये गिवन है, ये तो हम किए ही हैं ना। इसमें क्या पूछा है, सिंपल है, ये पूछा है 7x माइनस 5z, हाँ 5z। तो आप ही पहले बताओ, अभी यहाँ इसको हम क्यों रखें, क्योंकि देखो x कोई मैट्रिक्स है, तो 7 है, x का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर क्या है मिस्टर 2/n है, हो गया, और माइनस 5 हो गया, और z का क्या होगा, z का क्या होगा, z का देखो दिया है ऑर्डर, कितना दिया था 2/p दिया है, ठीक। तो हम इसको क्यों रख दिए हैं, इसलिए रख दिया ना, क्योंकि देखो 7 के इसमें इंटू करो तो ये ऑर्डर थोड़ा चेंज होगा,
अब 5 का इस मैट्रिक्स में इंटू करते हो तो ऑर्डर थोड़ा चेंज हो, तो यहाँ n2 हो गया, दैट इज आंसर। समझ गए? अरे यहाँ n2 के इक्वल होगा, सॉरी np के इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। हैं? नो, देखो पहले 7 के इसमें इंटू किए, 5 के इसमें इंटू किए, तो क्या ये ऑर्डर वही रहेगा ना, 2/n रहेगा, होगा। और इसका 5 का इंटू करो तो ये भी वही ऑर्डर रहेगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होगा ना, तभी तो आप माइनस करोगे। तो यहाँ से ये तो सेम ही है, तो यहाँ NP कंक्लूजन आ रहा है। समझ गए? यानी इसका मतलब वो ऑर्डर पूछ रहा था कि इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, तो इसका ऑर्डर या तो 2/n भी लिख सकते हो, 2/p भी लिख सकते हो, वही लिखना है, तो उसमें ऑप्शन दिया है। समझ गए? तो ये चीज़ें हैं। चलो, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब देखो, अब वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो ठो, कि मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम का कहाँ कैसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। अब जैसे मान लो, देखो NCERT को उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 30,000 रुपीज़ है किसी के पास, ठीक ना। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया है, पढ़ दे रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ेंगे तो थोड़ा ठीक है, ऐसे समझा देंगे तो समझ ही जाओगे, लैंग्वेज थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक, सुनना जरूरी होता है। तो देखो बोला है कि अ ट्रस्ट फंड है 30,000 डैट मस्ट बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मतलब 30,000 रुपया दो लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देना है। ये प्रिंसिपल है, दिस इज प्रिंसिपल। अब इसको बिना मैट्रिक्स से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। भाई सिंपल इंटरेस्ट वगैरह पढ़े हो, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह जानते हो, तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट वगैरह का बात है, प्रिंसिपल दिया, रेट दिया, टाइम वगैरह का दिया है, तो आप SI वगैरह निकाल ही सकते हो। तो ऐसे कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो आखिर मैट्रिक्स के तरीके से कर रहे हैं, तो कैसे लिख रहे हैं, लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं, बस सब तो कर ही लोगे, पहले लिखने तो आना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे उसको बना रहे हो, इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स में कैसे लिख रहे हो, रो कॉलम में लिख रहे हो ना। भाई रो कॉलम का बताया था ना कि रो कॉलम का तो यूज होता नहीं, लेकिन इसमें यूज होगा इस क्वेश्चन में। जैसे ऐसे तो मैट्रिक्स जब भी आपको कहीं ना कहीं मैट्रिक्स दिखेगा तो कहीं ना कहीं रो कॉलम तो दिखेगा ही, लेकिन हमको उसको उतना जानने की ज़रूरत नहीं होता है। कहाँ जानने की ज़रूरत होगा, सिर्फ मैट्रिक्स को इंटू करना होगा तो हम उसका ऑर्डर देखेंगे, ना कि हमको उसको रो कॉलम के नाम से हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा है, समझ गए? हाँ वही चीज़ है, ठीक ना। तो 30,000 रुपीज़ है, प्रिंसिपल है, 2 लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2 लोग को देना है, समझ गए? ये प्रिंसिपल है और ये भी प्रिंसिपल होगा, ये भी प्रिंसिपल होगा ना। तो एक प्रिंसिपल को कई टुकड़े में बांटोगे तो प्रिंसिपल है ना होगा, ठीक है। अब इक्वल नहीं देना है, तो एक पर 7% लगा रहा है रेट और एक पर 5% लगा रहा है, और टाइम एक ही साल है दोनों के लिए। हाँ, इससे भी कुछ SI मिलेगा और उससे भी कुछ SI मिलेगा, इन दोनों का सम दिया है, कितना दिया है? 1800। तो क्या पूछ रहा है, आप समझ गए क्वेश्चन? जैसे देखो पढ़ेंगे फिर, 30,000 रुपीज़ है, 2 लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक को डिस्ट्रीब्यूट करना है पता नहीं है, दूसरे को करना है पता नहीं है, 30,000 में करना है। एक पर 7% लगा रहा है, दूसरे पर 5% रेट लगा रहा है, इससे SI कलेक्ट कर रहा है, उससे SI कलेक्ट कर रहा है, दोनों से SI से कलेक्शन उसका 1800 रुपया हो रहा है। तो इसको कितना दिया, इसको कितना दिया, डेट इज आस्किंग क्वेश्चन। समझ गए? यही पूछ रहा है क्वेश्चन, समझ गए? समझ में आया? अब इसको मैट्रिक्स के तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे तो सॉल्व कर ही लोगे कि SI निकाल लोगे, SI फर्स्ट P1 इंटू R इंटू T अपॉन में 100 कर लोगे, फिर SI निकाल दोगे, SI2 P2 इंटू R इंटू T अपॉन में 100 कर लोगे, दोनों का सम करके निकाल लोगे सॉल्व, क्योंकि SI दिया ही है। अब एक को x मान लोगे, दूसरे को 30,000 माइनस x मान लोगे, x इंटू 7 इंटू 1 अपन में 100, 30,000 माइनस x इंटू 5 इंटू 1 अपन में 100, दोनों का सम करके 1800 कर दोगे, x आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा ना, ऐसे कुछ सॉल्व कर लोगे, मतलब 7th 8th लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बट ऐसे नहीं करना है, समझ गए? इसको मैट्रिक्स के तरीके से करना है। अब होल क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स का ऐसे तो लिख ही दिया है कि मैट्रिक्स के तरीके से करो, बट आपको भी थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें मैट्रिक्स के तरीके से लिखा है कि मैट्रिक्स के तरीके से सॉल्व करो, क्या बोला है, पढ़ते हैं। समझ में आया? हेलो, ठीक है। फिर से देखो, तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखो केस बेस में आता है बोर्ड वगैरह में,
हाँ आता है, और पूरा इतना लंबा दे देगा लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ हो नहीं रहेगा। समझ गए? एक होता है ना, खुदा पहाड़ तो निकली चुई, बस वही हाल है। चलो ठीक है, तो इसको x है, एक को मान लिए 30,000 माइनस एक्स, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा ना। दो लोग, एक को 5% लगा रहा है और एक को 7%। आप दोनों को आपस में इधर उधर कर सकते हो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। समझ गए? अब इसमें बोले कि अ ट्रस्ट फंड हैज द 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, एक्स एंड 30,000 में से अर्लियर आई एज्यूम्ड। देन फर्स्ट बॉन्ड 5%, एक पर 5%, दूसरे पर 7% इंटरेस्ट पर ईयर। समझ गए? 5 और 7 बता रहा है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हाँ, नोटिस दिस पॉइंट। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the 2 types of bonds. If the trust fund must obtain annual total interest 1800, 1800 दिया है, एसआई दोनों का सम दिया है, और 21 भी दिया है, 2 एसआई दिए। वो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिलकर 1800 देंगे तो इसका अमाउंट अलग अलग होगा, फिर अगर इन दोनों मिलकर 21 दे रहे हैं तो अमाउंट फिर बदलेगा। तो दो चीज़ पूछा, वही चीज़ है। समझ गए? एक 1800 पर बात कर रहे हैं, एक 21 पर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, मैट्रिक्स के तरीके से कैसे लिखोगे? समझ में आया? अब मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, x 30,000 माइनस एक्स, ये हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। लिखे? समझ में आया? वही बोल रहे। अच्छा, ये पहले देखो, इस बात को ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह का बात होगा तो प्रॉपर्टी याद रहेगा ना कि प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। सोचो कि अगर ये मान लो ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है, तो इनटू संभव होगा ना। अब तुम इसको कॉलम, इसको रो बना लो, इसको कॉलम बना लो, तो भी इनटू संभव होगा। समझ गए? तो हम क्या किए हैं, बस वही चीज़ ध्यान देना है। समझ गए ना? अब यहाँ पर हम इस प्रिंसिपल को कॉलम मैट्रिक्स बना लिए और जो रेट है उसको क्या बना लिए, रो मैट्रिक्स बना लिए, और इक्वल टू कर दिए। अभी इक्वल टू क्यों लिखे हैं? क्योंकि दोनों के इंटू का समय ना होगा। अब सोचो, वो सोचने वाली बात है ना कि क्या है, क्यों x इंटू 7 होगा, 1 होगा अपन 100 प्लस नहीं करोगे इंटू 5 इंटू 1, सॉरी ये 5 इंटू 1 अपन में 100 इक्वल टू 1800 होगा कि नहीं? तो देखो वो चीज़ें है कि नहीं है। वहाँ आपको ठीक लग रहा है, फील हो रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि इंटू करोगे तो वही चीज़ बनेगा, वो दिमाग में रहेगा। कुछ चीज़ें होता है ना कि देखो, कुछ चीज़ें होता है कि जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं तो पहले हिंदी आता है, बोलते हैं इंग्लिश, एक्सटर्नल जो हम लोग दिखाते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो दिखाते हैं, बट माइंड में कुछ और चलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में माइंड में पहले ये चलेगा। यही हमको बचपन सिखाता है कि जो पढ़े उसको भूल नहीं सकते हो। यानी जो भी करोगे आप, इसको जब भी लिखोगे ना तो ज़रूर आप सोच लोगे कि जब इंटू करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बनेगा, मतलब वो दिमाग में रहेगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे, 18 से लिख दिए तो सस्पेंस में पड़ गए कि दोनों मैट्रिक्स का इंटू करके 18 से क्यों लिख दिए। और थोड़ा देर के लिए ये सोच लिए, जो पहले पढ़े हो तो आइडिया मिल गया, तो पहले ये बनेगा ही। और सोच रहा कि अगर ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब आप नहीं समझे हो। समझ गए? आप सोच कर देखना कि हम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम का है। अभी इसका इंटू कर लोगे, इंटू तो पॉसिबल है ना। ये रो है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो क्या लिखोगे? x इंटू 5/100 इंटू 1 तो लिख ही सकते हो, उससे कोई दिक्कत है? कोई तो दिक्कत है नहीं। प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 इसका कितना आ जाएगा? 1800। एक्स का उससे नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अब कहोगे सर इसको मैट्रिक्स तो बना ही सकते हो, क्या कोई दिक्कत क्या है? सोचो आप कि अगर ये मैट्रिक्स जो लिखे हो, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हाँ 1/2, और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/1। तो क्या आएगा? ये सेम है तो 1/1 आएगा, तो हम मैट्रिक्स लिख ही सकते 1/1। तो यानी कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स ही होगा।
और ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब वो मैट्रिक्स अब ये हटा सकते हो ना, जब लगा सकते हो तो हटा भी सकते हो। तो सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहीं ना कहीं ऐसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम का बात होगा, तो आज थोड़ा सा जाकर देख लेना फिर बताना, समझ गए? डिस्कस करेंगे अभी, ठीक? ऐसे हम सिंपली बता दिए आपको।